जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हो आप सब। बिल्कुल मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। यू विक्टर क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का ये वीडियो आप सभी कैंडिडेटों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। यदि आप जून 2025 में ज्योग्राफी सब्जेक्ट से जेआरएफ पास करना चाहते हैं, आज के इस वीडियो में हम बहुत ही डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं 9 जनवरी 2025 वाले पेपर को। 9 जनवरी 2025 को ज्योग्राफी सब्जेक्ट का पेपर हुआ था, दिसंबर 2024 वाला। और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि जो ज्योग्राफी के पेपर में टोटल 100 क्वेश्चन आए थे, वो 100 के 100 क्वेश्चन कौन कौन से टॉपिकों से आए थे। मैं एक एक करके बताऊंगा कि कौन सा क्वेश्चन कौन से टॉपिक से आया था। तो जब आप इस वीडियो को देखोगे ना, और आपको पता चलेगा कि कौन कौन से टॉपिकों से क्वेश्चन बने हैं, तो इससे आपको बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होगी पेपर के रिगार्डिंग। और ये जो जानकारी है जो आपको इस वीडियो के द्वारा पता चलने वाली है, ये आपको आपकी तैयारी को एक सही दिशा देगी कि आगामी एग्जाम के लिए आपको किस तरीके से तैयारी करनी है, आपको तैयारी के दौरान कौन कौन सी बातों को ध्यान में रखना है। ये सब कुछ आपको इस वीडियो के द्वारा पता चल जाएगा। अक्सर होता क्या है कि बहुत सारे कैंडिडेट हैं जो केवल महत्वपूर्ण टॉपिकों को पढ़ते हैं। बहुत सारे कैंडिडेट हैं जो केवल फिजिकल ज्योग्राफी, इंडिया ज्योग्राफी के पीछे जबरदस्त तरीके से लगे हुए हैं। तो आज के इस वीडियो से आपको पता चल जाएगा कि कौन सी यूनिट से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, साथ ही साथ कौन कौन से टॉपिकों से क्वेश्चन आ रहे हैं। क्या वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिकों को पढ़कर जेआरएफ क्वालिफाई कर सकते हैं, या फिर जेआरएफ क्वालिफाई करने के लिए छोटे छोटे टॉपिकों को भी पढ़ना बहुत जरूरी है। तो ओवरऑल इस वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। तो अब हम अपने इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। मैं अजय शर्मा, ज्योग्राफी सब्जेक्ट से मेरा लगातार 3 बार जेआरएफ क्वालिफाई है। ओवरऑल सेकंड रैंक के साथ मैंने जेआरएफ क्वालिफाई किया है। और पिछले 4 साल से मैं इसी प्लेटफॉर्म पर नेट के फर्स्ट पेपर और ज्योग्राफी की तैयारी करवा रहा हूँ। हमारे बैच का रिजल्ट हमेशा बहुत बेहतरीन रहता है। और बैच का रिजल्ट हमेशा बहुत बेहतरीन क्यों रहता है, उसके कुछ विशेष कारण हैं जो आपको इसी वीडियो में अच्छे तरीके से पता चल जाएंगे। आपको तो केवल वीडियो को लास्ट तक देखना है। और यदि आप हर हाल में जून 2025 में ज्योग्राफी से जेआरएफ पास करना चाहते हैं, तो मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं ये वीडियो आपका जो जेआरएफ क्वालिफाई करने का सपना है उसको पूरा करने में आपकी बहुत अच्छे खासे तरीके से मदद करने वाला है। तो चलो अब हम शुरुआत करते हैं। देखो, सबसे पहले हम बात करें, ज्योग्राफी के पेपर में टोटल 100 क्वेश्चन आते हैं। उन 100 क्वेश्चनों में से 10 क्वेश्चन होते हैं आरसी के। 5-5 क्वेश्चनों के 2 पैसेज आते हैं, तो 10 क्वेश्चन आरसी के हो गए। बाकी के बचे हुए जो 90 क्वेश्चन है वो ज्योग्राफी सब्जेक्ट के होते हैं। तो अब ये 90 क्वेश्चन कौन कौन से टॉपिकों से आए थे, इनके बारे में हम चर्चा करते हैं। देखो, सबसे पहला क्वेश्चन आया था जल का वितरण, जो झील से संबंधित क्वेश्चन था। वर्ल्ड ज्योग्राफी का क्वेश्चन है ये। हमेशा बोलता हूं मैं आजकल की वर्ल्ड ज्योग्राफी को भी पढ़ो, है ना। इसके अलावा जो दूसरा क्वेश्चन था वो प्रवास के सिद्धांतों से संबंधित आया था। तीसरा क्वेश्चन था बस्ती प्रतिरूप का। चौथा क्वेश्चन था तापीय विसंगति, पवन, कोहरा और तूफान का मिलान का क्वेश्चन था। इन चारों को सुमेलित करवाया था। पांचवा क्वेश्चन आया था घुमंतु पशुचारण का। छठा क्वेश्चन आया था कोपेन का जलवायु वर्गीकरण। सातवां क्वेश्चन आया था स्क्री, वोरवेस, टालुस और कोल का मिलान का क्वेश्चन था। इन 4 शब्दों को उसने मिलान करवाया था। आठवां क्वेश्चन था माल्थस का सिद्धांत। 9वां क्वेश्चन था पर्यावरणीय संकट या आपदा। और 10वां क्वेश्चन था खाद्य श्रृंखला। अब आप खुद देख सकते हैं, ये शुरुआती जो 10 क्वेश्चन है, इसमें कितने क्वेश्चन हैं जो ऐसे टॉपिकों से आए हैं जो बड़े टॉपिक है, जिनको हम अक्सर वेरी इंपॉर्टेंट समझते हैं। इन 10 क्वेश्चनों में से आप एक क्वेश्चन को छोड़ दो, कोपेन का जलवायु वर्गीकरण, और दूसरा छोड़ दो प्रवास के सिद्धांत। बाकी सारे के सारे जो क्वेश्चन है वो छोटे छोटे टॉपिकों से बने हैं, जिनको हम अक्सर इग्नोर कर देते हैं। उसके बाद 11वां जो क्वेश्चन था वो मियांडर या नदी विसर्प से आया था। 12वां क्वेश्चन कॉफी से रिलेटेड था। 13वां क्वेश्चन नदी से रिलेटेड था। 14वां क्वेश्चन लवणता से संबंधित था। 5वां क्वेश्चन हेरोडोटस
रेटजल, हिकेटियस, हैटनर और थेल से संबंधित था। और इनको वो छंटवाने का काम कर रहा था कि कौन से यूनानी भूगोलवेता है, कौन से यूनानी भूगोलवेता नहीं है। 14वां जो क्वेश्चन था वो 4 विचारधाराओं से संबंधित था, जिसमें एक व्यवहारवाद था, दूसरा प्रत्यक्षवाद था, तीसरा क्षेत्र विभेदन थी और चौथा संरचनावाद था। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, ज्योग्राफिकल थॉट में निश्चयवाद, नवनिश्चयवाद, संभववाद, इनके पीछे पड़े रहते हैं, इनको जबरदस्त तरीके से याद करते हैं क्योंकि हमारी नजर में वो इंपॉर्टेंट टॉपिक है। संरचनावाद, क्षेत्र विभेदन, प्रत्यक्षवाद, व्यवहारवाद, इनको हम छोटे टॉपिक समझकर इग्नोर कर देते हैं। आजकल यहीं से क्वेश्चन आ रहा है। मृदा संरचना से क्वेश्चन था। इसके अलावा अगला क्वेश्चन आया था सैटेलाइट का। इसके बाद जो 19वां क्वेश्चन था वो वलन से आया था और 20वां क्वेश्चन तटीय सीमा से आया था। 21वां जो क्वेश्चन था वो सीमाओं का था। 22वां क्वेश्चन अंतः सागरीय कंदराओं की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांतों से आया था कि अंतः सागरीय कंदराओं की उत्पत्ति से संबंधित कौन कौन से सिद्धांत हैं। ठीक है, और 23वां जो क्वेश्चन था वो सहसंबंध, समासरण और री स्पीयरमैन से आया था। वो सुमेलित करवाने का एक कथन टाइप का क्वेश्चन था। 24वां क्वेश्चन था जो भारतीय जनजातियों से संबंधित था। 25वां क्वेश्चन उद्योगों से संबंधित था। 26वां क्वेश्चन फ्रांसीसी भूगोलवेता, जर्मन भूगोलवेता, ब्रिटिश भूगोलवेता और अमेरिकन भूगोलवेता से संबंधित था। 27वां क्वेश्चन इकोसिस्टम से संबंधित था। 28वां क्वेश्चन भारतीय जातियों से संबंधित था। 29वां क्वेश्चन हॉटसन, रेटजेल, हंटिंगटन और ईसी सैंपल से संबंधित था। वहीं 30वां क्वेश्चन विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम से संबंधित था। 31वां क्वेश्चन ज्वालामुखी के प्रकारों से संबंधित था। 32वां क्वेश्चन एल्बिडो से संबंधित था। 33वां क्वेश्चन तड़ित झंझा से संबंधित था। 34वां क्वेश्चन था जो पवनों से संबंधित था, ठंडी पवन और गर्म पवनों को लेकर। 35वां क्वेश्चन सुमेलित करने वाला था जिसमें यूपोसिड, शैवाल, डाइटम और फ्लैगलेट था, इनको वो सुमेलित करवा रहा था। 36वां क्वेश्चन उद्योगों से संबंधित था और जो 37वां क्वेश्चन था वो नदियों से संबंधित था। 38वां क्वेश्चन था जो डेविड हॉर्वे, एडवर्ड सोजा, डोरिन मेसी और जीफूस टुआन महोदय से संबंधित था। 39वां जो क्वेश्चन था वो जॉन एग्न्यू से संबंधित था, गैरोड टोल से संबंधित था, केविन आर कोक से संबंधित था और सोल बी कोहेन से संबंधित था। 40वां जो क्वेश्चन था वो क्रिस्टोलर के टॉपिक से आया था। 41वां क्वेश्चन भूकंप संकट से आया था। 42वां जो क्वेश्चन था वो शहरी जनसंख्या से संबंधित था। 43वां जो क्वेश्चन था वो सुमेलित करने वाला था जिसमें प्रसरण, माध्य विचलन गुणांक, मानक विचलन गुणांक से बनकर आया था। इसके अलावा 44वां जो क्वेश्चन था वो ओपेक से था। 45वां क्वेश्चन हिमालय की चोटियों से संबंधित था। 46वां जो क्वेश्चन था वो गैर हॉटशॉट, वोल्टर क्रिस्टोलर, अल्फ्रेड पेंक और कॉल हाउसहोफर महोदय से था। 47वां जो क्वेश्चन था वो नौगम्य संचालन उपग्रह से संबंधित था। 48वां जो क्वेश्चन था वो जी के गिलबर्ट महोदय, जे डब्ल्यू पोवेल महोदय, डब्ल्यू एम डेविस महोदय और सी ई डट्टन महोदय से था। उसके बाद जो 49वां क्वेश्चन था वो रुद्धोष्म दर से संबंधित था जिसमें निरपेक्ष स्थायित्व, निरपेक्ष अस्थायित्व, प्रतिबंधी अस्थायित्व, तटस्थ साम्यावस्था, इन चारों से संबंधित था। 50वां जो क्वेश्चन था वो साक्षरता से संबंधित था। देखो यहां पर मैंने आपको शुरुआती 50 क्वेश्चनों के बारे में बताया है कि शुरुआती जो 50 क्वेश्चन थे वो कौन कौन से टॉपिकों से बने हैं। आपने देख लिया होगा, थोड़ा बहुत आपने ज्योग्राफी पढ़ भी रखा होगा। ज्यादातर टॉपिक ऐसे लग रहे होंगे आपको कि यार इनका तो हमने नाम ही नहीं सुना। मात्र कुछ ऐसे टॉपिक होंगे जो आपके या तो पढ़े हुए होंगे या आपके वो पहले कभी सुने हुए होंगे। बाकी ज्यादातर आज से ऐसे लग रहे होंगे कि यार ये तो हमें पता ही नहीं था कि ये टॉपिक भी हमारे सिलेबस में, ये नाम तो हम पहली बार सुन रहे हैं। देखो मैं आपको हमेशा कहता हूं, आपका जेआरएफ कब क्वालिफाई होगा? जब आप जेआरएफ के लिए पढ़ोगे। आपका जेआरएफ केवल और केवल तब पास हो पाएगा जब आप जेआरएफ के लिए ही पढ़ोगे।
ऐसे कभी जेआरएफ पास नहीं होगा कि आप इसको लेक्चरर की, असिस्टेंट प्रोफेसर की और नेट जेआरएफ की तीनों की एक साथ कंबाइंड तैयारी करोगे। देखो, हर एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछने का अपना एक तरीका होता है, टॉपिक सेम होता है। जैसे नदी का टॉपिक ले लो, वन डे एग्जाम जैसे दिल्ली पुलिस हुआ, एसएससी सीजीएल हुआ, रेलवे में भी है नदी का टॉपिक, स्कूल लेक्चरर में भी है, असिस्टेंट प्रोफेसर में भी है और कहां पर, नेट जेआरएफ के सिलेबस में भी है। लेकिन नदी के टॉपिक से जो क्वेश्चन बनने का तरीका होगा वो हर जगह अलग अलग होगा। यदि हम बात करें एसएससी सीजीएल, रेलवे, दिल्ली पुलिस, स्कूल लेक्चरर या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर, यहां पर नदी के टॉपिक से जो क्वेश्चन बनेगा वो सिंपल सा बनेगा कि इस नदी का उद्गम स्थल कहां पर है, इस नदी की टोटल लंबाई कितनी है, इस नदी की कौन कौन सी सहायक नदी है, ये नदी कहां पर जाके गिरती है, इस नदी पर कौन से बांध हैं, या इस नदी से कौन कौन से राज्य लाभान्वित होते हैं। लेकिन नदी के टॉपिक से नेट जेआरएफ के एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा कि यह नदी इस दिशा में ही क्यों बह रही है, इस नदी की जितनी भी सहायक नदियां हैं उनको उसके उद्गम स्थल से लेकर और उसके मुहाने तक सही क्रम में व्यवस्थित करो। ये नदी कौन कौन से राज्यों से प्रभावित होती है, उद्गम स्थल से लेकर मुहाने तक उनको सही क्रम में व्यवस्थित करो। इस नदी के द्वारा कौन कौन से राज्य कितने प्रतिशत लाभान्वित होते हैं, प्रतिशत में पूछ लिया। ये नदी यहां से ही क्यों निकल रही है। भाई टॉपिक सेम था लेकिन क्वेश्चन पूछने का जो तरीका था वो बिल्कुल डिफरेंट हो गया। हमारा जो नेट जेआरएफ का पेपर होता है इसमें जो ज्यादातर क्वेश्चन है वो कॉन्सेप्ट टाइप के आते हैं, जिनको आप केवल और केवल तब ठीक कर सकते हो जब आपने उस टॉपिक का कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से क्लियर कर रखा है। यदि आपका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे तरीके से क्लियर नहीं है, आपने टॉपिक को केवल ऊपर ऊपर से पढ़ रखा है, तो आप कभी भी क्वेश्चनों को ठीक नहीं कर पाओगे। दूसरी बात क्या हुई, देखो पहले की बात करें 2019 से पहले की, तो 2019 से पहले जो यूजीसी नेट का पेपर होता था वो केवल फिजिकल ज्योग्राफी, इंडिया ज्योग्राफी से बनता था। फिजिकल ज्योग्राफी, इंडिया ज्योग्राफी से लगभग 70% पेपर आता था। लोग उनको अच्छे तरीके से पढ़ लेते थे, बाकी की यूनिटों को खोल के भी नहीं देखते थे, उनका जेआरएफ पास हो जाता था। या फिर पहले जो पेपर था वो तुलनात्मक रूप से इजी आता था, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिनको हम बड़े टॉपिक बोलते हैं वहां से क्वेश्चन बनते थे। तो हमने यदि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिकों को पढ़ लिया तो हमारा जेआरएफ पास। लेकिन फिलहाल में जो पेपर का लेवल है वो बिल्कुल बदल चुका है। भाई आप यदि यूजीसी नेट के ज्योग्राफी के पेपर को उठा के देखोगे, पिछले 2-3 साल के पेपरों को, तो आपको हर बार एक नया पेपर पैटर्न देखने को मिलेगा, आपको हर बार नया क्वेश्चन का लेवल देखने को मिलेगा। भाई आजकल जो हमारे यूजीसी नेट के पेपर में ज्योग्राफी के क्वेश्चन आ रहे हैं, कॉन्सेप्ट टाइप के भी आ रहे हैं, फैक्ट टाइप के भी आ रहे हैं। ज्यादातर क्या करता है, कॉन्सेप्ट और फैक्ट दोनों को मिलाकर क्वेश्चन बनाता है। अब उस क्वेश्चन को आप कब ठीक कर पाओगे, जब कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा और फैक्ट भी क्लियर होगा। तो एक बात तो ये ध्यान रखो कि यदि आप जून 2025 में जेआरएफ पास करना चाहते हो तो आपको कॉन्सेप्ट और फैक्ट दोनों क्लियर करना है। आप यदि केवल फैक्ट के पीछे भग रहे हो तो भी कोई मतलब नहीं है, और केवल कॉन्सेप्ट के पीछे भग रहे हो तो भी कोई मतलब नहीं है, दोनों को अच्छे तरीके से क्लियर करना है। दूसरा, भाई जब आप यूजीसी की वेबसाइट से जाकर ज्योग्राफी का सिलेबस डाउनलोड करोगे तो उसमें केवल 10 यूनिट लिखी हुई हैं, लेकिन जब आप एक बेहतरीन तरीके से तैयारी करते हो, आप सिलेबस को अच्छे तरीके से समझते हो, तो टोटल कुल मिलाकर 20 यूनिट है जो हमारे सिलेबस में है। तो आपको ओवरऑल 20 की 20 यूनिटों को अच्छे तरीके से पढ़ना होगा। आज भी बहुत सारे कैंडिडेट हैं जो फिजिकल ज्योग्राफी, इंडिया ज्योग्राफी और ज्योग्राफिकल थॉट, इन 5 यूनिटों को पीछे जबरदस्त तरीके से लगे हुए हैं। भाई वो पहले का टाइम था जब इन 5 यूनिटों से बहुत सारे क्वेश्चन आते थे, लगभग 80% पेपर आता था। आजकल फिजिकल ज्योग्राफी, इंडिया ज्योग्राफी, इन 4 यूनिटों से मात्र 25% पेपर आ रहा है, और जो 25% क्वेश्चन आ रहे हैं ना वो भी बहुत ज्यादा डीपली आ रहे हैं, बहुत ज्यादा घुमा फिरा के आ रहे हैं। अब यदि आप केवल फिजिकल ज्योग्राफी, इंडिया ज्योग्राफी को जबरदस्त तरीके से पढ़ रहे हो तो फिर आप देख सकते हो आप केवल 25% क्वेश्चनों का कंटेंट पढ़ रहे हो। तो ओवरऑल
आपको यदि जेआरएफ पास करना है तो चाहे आप जून वाले एग्जाम के लिए पढ़ो, चाहे दिसंबर 2025 वाले एग्जाम के लिए पढ़ो, आपको ओवरऑल ज्योग्राफी की जो 20 यूनिट है 20 की 20 यूनिट पढ़नी होगी। दूसरा, बहुत सारे क्या करते हैं कि जो मेन टॉपिक हैं, जो बड़े टॉपिक है, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उनको पढ़ते हैं, छोटे छोटे टॉपिकों को इग्नोर कर देते हैं कि यार ये टॉपिक कहाँ से आएगा इसमें क्वेश्चन, ये तो छोटा सा है, टीचर भी नहीं पढ़ाता, छोटे छोटे टॉपिक हमें किताबों में भी नहीं मिलते, तो जो छोटे टॉपिक है उनका हमें कंटेंट भी नहीं मिल रहा, हम उनमें इंटरेस्ट भी नहीं ले रहे। लेकिन बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि जो पेपर सेट करने वाला है ना, वो उन छोटे टॉपिकों में इंटरेस्ट ले रहा है, उसको पता है ये बात कि इन टॉपिकों को हर कोई नहीं पढ़ रहा, इसलिए वो क्या करता है, छोटे छोटे टॉपिकों से क्वेश्चन बनाता है। तो यदि आपको जरा पास करना है तो आपको 20 यूनिटों को अच्छे तरीके से तैयार करना होगा। 20 यूनिटों के प्रत्येक टॉपिक को आपको क्लियर करना होगा, चाहे वो बड़ा टॉपिक हो चाहे वो छोटा टॉपिक हो। आपको हर एक टॉपिक को एक समान लेवल से तैयार करना होगा। ऐसे नहीं कि जो बड़े टॉपिक हैं उनमें तो आप बहुत डेप्थ में चले गए और जो छोटे टॉपिक हैं उनको आपने ऊपर ऊपर से पढ़ लिया। भाई हर एक यूनिट के हर एक टॉपिक को बहुत बेहतरीन तरीके से तैयार करना होगा। अब यहाँ पर मैं आपकी मदद करने के लिए जून 2025 में आपका जो जेआरएफ क्वालिफाई करने का सपना है उसको पूरा करने के लिए यहाँ पर लेकर आया हूँ मैं ज्योग्राफी के सबसे बेहतरीन नोट्स। अब मैं इनको ज्योग्राफी के सबसे बेहतरीन नोट्स क्यों बोल रहा हूँ उसके पीछे कारण बताता हूँ। देखो ये जो ज्योग्राफी के नोट्स है वो केवल और केवल नेट जेआरएफ के लिए। यदि आप इसको लेक्चरर की तैयारी कर रहे हो और आप इन नोट्सों से इसको लेक्चर निकालना चाहते हो, मैं नहीं कहूँगा कि आप इनको खरीदो, क्योंकि मैंने इसको लेक्चरर के लिए नहीं तैयार किया। आप चाहते हो कि मैं इन नोट्सों को पढ़कर किसी दूसरे एग्जाम की तैयारी करूं, सेकंड ग्रेड वगैरह हो गए, तो मैं नहीं कहूँगा कि आप इनको पढ़ो। लेकिन यदि आप चाहते हो कि हमें जून 2025 में जेआरएफ पास करना है तो भाई आपको ये नोट्स पढ़ने ही पड़ेंगे, बिल्कुल कंपलसरी है। ये मान के चलो कि इनके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। जेआरएफ के लिए इससे बेहतरीन नोट्स आपको कहीं पर नहीं मिलने वाले। और ये क्यों कह रहा हूं मैं, अभी मैं आपको एक एक करके बताता हूं। देखो हमने क्या किया है, इन नोट्सों की मैं जो सबसे खास बात है वो मैं आपको बताता हूं एक एक करके। देखो अभी जो 9 जनवरी को पेपर हुआ था, इसमें ज्योग्राफी के पेपर में 100 क्वेश्चन थे, 10 क्वेश्चन आरसी के थे, उनको यदि हम हटा देते हैं तो बचे 90 क्वेश्चन जो हमारे ज्योग्राफी के थे। उन 90 क्वेश्चनों में से 79 क्वेश्चन थे जो हमारे इन नोट्सों से आए हैं, और मैंने विद प्रूफ के साथ वीडियो बनाया है, निशान लगा लगा कर एक एक करके कि ये क्वेश्चन हमारे नोट्सों में इस लाइन से बना है, ये क्वेश्चन हमारे नोट्सों में इस लाइन से बना है। 90 क्वेश्चनों में से 79 क्वेश्चन, और मैंने विद प्रूफ के साथ वीडियो बना रखा है, इसी चैनल पर आपको वो वीडियो मिल जाएगा, कहीं भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, हमने ये नोट्स कैसे तैयार की है भाई, ये जो ज्योग्राफी की 20 यूनिटों के जो ये नोट्स हैं ये मैंने खुद ने तैयार किया है। हमने कोई टीम नहीं बिठाई कि 2 यूनिट कोई और तैयार कर दिया, 2 यूनिट कोई और तैयार कर दिया, मैंने खुद ने तैयार किया है। इन नोट्सों की हर एक लाइन को मैंने खुद ने अपने हाथ से लिखा है, फिर हमने इनकी टाइपिंग करवाई है, फिर प्रूफ रीडिंग मैंने खुद ने की है। इन नोट्सों में कोई किसी तरीके से गलती नहीं है, ना तो कॉन्सेप्ट को लेकर कुछ गलती है, ना फैक्ट को लेकर कुछ गलती है। इन नोट्सों में जितना भी फैक्ट है, जितना भी कॉन्सेप्ट है, वो या तो एनसीईआरटी पर आधारित है या फिर ऑथेंटिक किताबों पर आधारित है या इग्नू यूनिवर्सिटी के नोट्सों पर आधारित है। इन नोट्सों को तैयार करने के लिए मैंने क्या किया, देखो मेरा खुद का 3 बार जेआरएफ क्वालिफाई है, पिछले 4 साल से मैं पढ़ा रहा हूँ, केवल और केवल जेआरएफ के लिए पढ़ाता हूँ। तो मेरा पिछले 4 साल से पढ़ाने का जो एक्सपीरियंस है, 3 बार जेआरएफ क्वालिफाई करने के दौरान जो जेआरएफ के पेपर को समझने का एक्सपीरियंस है, उसको मैंने इन नोट्सों में शामिल किया है। और ये जो नोट्स है वो मैंने केवल और केवल जेआरएफ के लिए तैयार किया है। इन नोट्सों में एक सिंगल लाइन भी लिखी हुई है तो वो केवल जेआरएफ के लिए लिखी हुई है। अब मैं बताऊं कि हमने इन नोट्सों को कैसे तैयार किया। भाई हमने इन नोट्सों को तैयार करने के लिए टोटली कुल मिलाकर 12 प्लेटफॉर्म के कंटेंट को काम लिया है। टोटल कुल मिलाकर 12 ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जिनके माध्यम से आप ज्योग्राफी सब्जेक्ट की नेट जेआरएफ के लिए तैयारी कर सकते हो। हमने इन 12 के 12 प्लेटफॉर्म के कंटेंट को इकट्ठा किया है और इन सभी को मिलाकर हमने
ज्योग्राफी का नेट जेआरएफ के लिए यह बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड और सिलेक्टेड कंटेंट तैयार किया है। इन 20 यूनिटों को अच्छे तरीके से तैयार करने के लिए मैंने टोटली कुल मिलाकर 26 ऑथेंटिक किताबें काम ली हैं, 8 अध्यापकों के नोट्स काम लिए हैं जो ज्योग्राफी सब्जेक्ट की नेट जेआरएफ के लिए तैयारी करवाते हैं। मैंने अरिहंत दृष्टि वाली जो यूजीसी नेट की गाइड है उसको काम लिया है, टॉपर्स नोट्स हब के जो नोट्स हैं उनको काम लिया है, एनसीईआरटी को काम लिया है, साथ ही साथ मैंने यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर, नेट जेआरएफ और सेट इनके प्रीवियस ईयर पेपरों को काम लिया है। और इन सभी को मिलाकर मैंने ज्योग्राफी के ये बहुत ही बेहतरीन वाले टोटल 21 बुकलेट तैयार की है। अब ये किस तरीके से हैं, क्या है, देखो यहाँ पर जो प्रत्येक यूनिट है एक बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से लिखी हुई है। यहाँ पर हमने जो चैप्टरों को शामिल किया है एक बहुत ही सिस्टमेटिक वे में शामिल किया है, सीक्वेंस वाइज तरीके से शामिल किया है। जो टॉपिक है प्रत्येक टॉपिक को हमने यहाँ पर सीक्वेंस वाइज लिखा है ताकि हमें याद करने में आसानी रहे। मतलब नहीं होता कहानी टाइप से एक के बाद एक के बाद एक के बाद, इस तरीके से हमने प्रत्येक टॉपिक को इसमें कवर किया है ताकि हमें याद करने में आसानी रहे। जहां जहां हमें जरूरत लगी है वहां पर हमने डायग्राम बनाया है, वहां पर हमने माइंड मैप बनाया है, वहां पर हमने ट्रिक को काम लिया, वहां पर हमने टेबल बनाई है। ठीक है, और इस तरीके से ये देखो आप देख सकते हो। और यहां पर हमने हर एक यूनिट के हर एक टॉपिक को कवर किया है, बिल्कुल छोटे छोटे टॉपिकों को भी हमने यहां पर शामिल किया है। इन नोट्सों को पढ़ने के बाद आपको कहीं पर भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना आपको एक सिंगल किताब खरीदने की जरूरत पड़ेगी, ना कोई टॉपिक गूगल पर सर्च करने की जरूरत पड़ेगी, ना किसी टॉपिक का यूट्यूब पर वीडियो देखने की जरूरत पड़ेगी, कहीं किसी तरीके से भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यदि आप इन 21 बुकलेटों को अच्छे तरीके से याद कर लेते हो तो बहुत आसानी से 80% प्लस के मार्क्स के साथ आप जेआरएफ क्वालिफाई कर सकते हो। साथ ही साथ आप चाहो तो इनके साथ क्लासेज भी ले सकते हैं, क्योंकि हमारा जून 2025 में ज्योग्राफी से जेआरएफ क्वालिफाई करने के लिए गारंटी बैच चल रहा है, जिसमें हम फिलहाल में स्टैटिकल ज्योग्राफी और रिमोट सेंसिंग वाली जो 2 टफेस्ट यूनिट है उनको पढ़ रहे हैं। हमने हमारे बैच की शुरुआत ही कहाँ से की है, स्टैटिकल ज्योग्राफी और जीआईएस से की है। आप खुद यहाँ से भी समझ सकते हो कि हम जेआरएफ के लिए कितने डेडिकेशन के साथ तैयारी कर रहे हैं। अब हम इन नोट्सों के बारे में और चर्चा करते हैं। देखो ये पहली यूनिट है आर्थिक भूगोल की, हो सकता है कि ये आपको उल्टा दिखाई दे रहा हो। ये आर्थिक भूगोल की बुकलेट है, टाइपिंग की हुई है, और हर एक यूनिट में मैंने स्टार्टिंग में इंडेक्स बनाया है, और इस इंडेक्स में चैप्टर का नाम लिखा हुआ है, सामने पेज नंबर लिखा हुआ है। बिल्कुल सेम टू सेम किताब को पढ़ने की फीलिंग आएगी जब आप इन नोट्सों को पढ़ोगे। तो पहली यूनिट आर्थिक भूगोल हो गई। ये है कल्चर ज्योग्राफी, जिसको हम सांस्कृतिक भूगोल बोलते हैं। उसके बाद ये है कार्टोग्राफी, जिसको हम मानचित्र कला बोलते हैं, बुकलेट नंबर 3। उसके बाद ये है बुकलेट नंबर 4 राजनीतिक भूगोल। उसके बाद ये है बुकलेट नंबर 5 सेटलमेंट ज्योग्राफी। उसके बाद ये है बुकलेट नंबर 6 ज्योग्राफिकल थॉट। उसके बाद ये है बुकलेट नंबर 7 सोशल ज्योग्राफी। उसके बाद ये है बुकलेट नंबर 8 एग्रीकल्चर ज्योग्राफी। फिर ये है बुकलेट नंबर 9 पॉपुलेशन ज्योग्राफी। उसके बाद ये है बुकलेट नंबर 10 इंडस्ट्रियल ज्योग्राफी। ठीक है, उसके बाद ये है बुकलेट नंबर 11 रीजनल प्लानिंग। फिर ये है बुकलेट नंबर 12 इन्वायरमेंट। उसके बाद ये है बुकलेट नंबर 13 रिमोट सेंसिंग और जीआईएस की। फिर ये है बुकलेट नंबर 14 क्लाइमेटोलॉजी की। फिर इंडिया ज्योग्राफी की बात करें तो बुकलेट नंबर 15 इंडिया ज्योग्राफी की है, जिसकी हमने 2 बुकलेट बनाई है, भाग ए और भाग बी। तो इस तरीके से इंडिया ज्योग्राफी की हमने टोटल 2 किताबें तैयार की है। उसके बाद आता है 16वीं बुकलेट नंबर, जो कि जियोमॉर्फोलॉजी की है, तो इसकी भी हमने टोटल 2 किताबें तैयार की हैं। तो इन 2 किताबों से आपका जियोमॉर्फोलॉजी कंप्लीट हो जाएगा। फिर उसके बाद ट्रेड और ट्रांसपोर्ट ज्योग्राफी को हमने एक साथ मर्ज किया है, तो ये जो यूनिट नंबर 17 है, बुकलेट नंबर 17, इसमें हमने ट्रेड और ट्रांसपोर्ट ज्योग्राफी को शामिल किया है। फिर है ये बुकलेट नंबर 18 जिसमें हमने स्टैटिकल ज्योग्राफी को शामिल किया है, और ये है बुकलेट नंबर 19 जिसमें हमने ओशिनोग्राफी को शामिल किया है। तो इस तरीके से ये टोटल 21 किताबें हैं,
और टोटल 19 बुकलेट यूनिट हैं। ट्रेड, ट्रांसपोर्ट, ज्योग्राफी को हमने एक साथ एक यूनिट में मर्ज किया है। जियोमॉर्फोलॉजी की 2 बुकलेट बनाया है, इंडिया ज्योग्राफी की 2 बुकलेट बनाया है। ठीक है, सारे के सारे जो नोट्स वो बिल्कुल टाइपिंग किए हुए हैं, कहीं किसी प्रकार की कोई गलती नहीं है। हर एक टॉपिक को यहाँ पर हमने शामिल किया है, 100% तरीके से सिलेबस को भी कवर किया है, साथ ही साथ उन सभी टॉपिकों को भी हमने यहाँ पर कवर किया है जो आउट ऑफ सिलेबस के हैं, लेकिन उनसे हमारे एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। तो ओवरऑल केवल एक ही बात कहना चाहूंगा कि यदि आप हर हाल में जरब पास करना चाहते हो तो ये नोट्स खरीदने ही पड़ेंगे, आपको हर हाल में खरीदने पड़ेंगे। फिलहाल में लगभग 5-6 सेट पर डे सेल आउट हो रहे हैं, बिल्कुल मिनिमम फीस है, टोटल 2100 पेज है। यदि आप अगले 2 दिन के अंदर इन बुकलेटों को लेते हो तो ये टोटल कुल मिलाकर 21 किताबें आपके घर पर पहुंचेंगी केवल 2500 रुपए में। यदि आप साथ में क्लास भी लेना चाहते हो तो आपको टोटल चार्ज पे करना पड़ेगा मात्र 2700 रुपये। 2700 रुपये में आपको ये 21 किताबें भी पहुंचाई जाएंगी, साथ ही साथ आपको रेगुलर लाइव क्लास भी मिलेगी, बाद में वो रिकॉर्डेड भी मिलेगी, संडे टू संडे आपको टेस्ट मिलेगा, साथ ही साथ सिलेबस कंप्लीट होने के बाद आपको मॉक टेस्ट करवाया जाएगा, प्रैक्टिस क्वेश्चन मिलेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलेंगे, और सबसे प्लस पॉइंट कि मैं खुद आपको बेस्ट टू बेस्ट तरीके से गाइड करूंगा। ये मेरे जो कॉन्टैक्ट नंबर वो केवल और केवल आपके लिए हैं। यदि आप हमारे साथ जुड़ते हो तो उसके बाद आप कभी कॉल करो, कभी मैसेज करो, आपको मैं हमेशा बहुत बेहतरीन तरीके से गाइड करूंगा ताकि आप आसानी से आपका जो जरब क्वालिफाई करने का सपना है उसको पूरा कर सकें। तो यदि आप पीजी अपेयरिंग के साथ पहले प्रयास में जून 2025 में जरब पास करना चाहते हैं तो इससे बेस्ट प्लेटफॉर्म आपके लिए कहीं पर नहीं होने वाला, जहां पर आपको मैं खुद बेस्ट तरीके से गाइड करूंगा, मेरा जितना एक्सपीरियंस है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड करवाऊंगा, सब कुछ हम एक बहुत बेहतरीन प्लानिंग के साथ पढ़ेंगे। जो कैंडिडेट हार मान चुके हैं, टूट चुके हैं, एक तरीके से 3-4 साल से तैयारी कर रहे हैं, उनका जरब पास नहीं हो रहा है, उनके लिए भी ये प्लेटफॉर्म सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर हम जो पढ़ेंगे केवल और केवल जरब के लिए पढ़ेंगे, और यहाँ पर हम ज्ञान बढ़ाने के लिए नहीं पढ़ेंगे बल्कि स्कोर बढ़ाने के लिए पढ़ेंगे, क्योंकि हमें फिलहाल में ज्ञान बढ़ाने की जरूरत नहीं है, स्कोर बढ़ाने की जरूरत है। और स्कोर कब बढ़ेगा? जब हम ऐसा पढ़ेंगे जहां से एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो यदि आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हो तो ये मेरे कॉन्टैक्ट नंबर है, आप कॉल कर सकते हो, व्हाट्सएप पर चैट कर सकते हो, जो डाउट जो कंफ्यूजन हो उनको अच्छे तरीके से क्लियर करो और हमारे साथ जुड़ो, ताकि हम साथ मिलकर अच्छे तरीके से तैयारी करें और हमारा जो सपना है जरब पास करने का उसको पूरा करें। अब हम वापस अपने टॉपिक पर आते हैं और 51वां जो क्वेश्चन था वो एंडरसन की विश्व कृषि प्रणाली से आया था। 52वां जो क्वेश्चन था वो उष्णकटिबंधीय चक्रवातों से था। 53वां क्वेश्चन था जो लवण और महासागरीय जल के अवयव से आया था। 54वां जो क्वेश्चन था वो जिफ, लॉस, हुबर और वेबर यहां से आया था, जिसमें वो क्रिटिकल आइसोडोपेन से क्वेश्चन बना था कि क्रिटिकल आइसोडोपेन किससे संबंधित है। 55वां क्वेश्चन सूर्य की सतह से संबंधित था। 56वां क्वेश्चन नेटवर्क सोसाइटी से संबंधित था। इसके अलावा अगला जो क्वेश्चन है 57वां वो आया था डियान L1, डेविड फ्रोनाली, राणा पीवी सिंह और BJ ग्राहम, 4 भूगोलवेता थे, उनको सम्मिलित करवाया था। तो 57वां क्वेश्चन इन 4 भूगोलवेता से आया था। 58वां जो क्वेश्चन था वो 4 सिद्धांतों से संबंधित आया था और इनको सही क्रम में जमवाया था। केंद्रीय स्थल सिद्धांत, सेकेंद्रीय वलय सिद्धांत, सेक्टर मॉडल और बहुकेंद्रीय सिद्धांत। उसके बाद 59वां जो क्वेश्चन था वो राज्यों की को गठन करने की तिथि के अनुसार आया था कि राज्यों को उनके गठन करने की तिथि के अनुसार सही क्रम में व्यवस्थित करो। 60वां क्वेश्चन आया था कृषि के विशिष्ट प्रकारों से संबंधित। 61वां क्वेश्चन आया था प्रवाह मानचित्र, बिंदु मानचित्र, आइसोप्लेट और कोरोप्लेट से। 62वां क्वेश्चन आया था एल्बिडो से। 63वां क्वेश्चन आया था बादलों के प्रकार से, बादल एवं वायुमंडलीय परत से संबंधित था। 64वां क्वेश्चन था ज्वार भाटा की उत्पत्ति के सिद्धांतों से। 65वां क्वेश्चन था वेक्टर डाटा मॉडल से। 66वां क्वेश्चन था EL अनुमान के मॉडल से। इसके अलावा 67वां क्वेश्चन था
एग्रीकल्चर ज्योग्राफी के 4 मॉडल हैं, जीटी कोपेक विधि, रफी उल्लाह विधि, डोई विधि और जेसी वीवर विधि। इनको सही कालानुक्रम में व्यवस्थित करवा रहा था। उसके बाद 68वां क्वेश्चन आया था OAS, EFTA, OAU, द अरब लीग से, और इनको सम्मिलित करवाया था। ठीक है ना। बहुत सारे लोगों को तो ये पता ही नहीं होगा कि ये क्या है। भाई हमने तो बहुत सारे लगभग 32 संगठन इन नोट्सों में शामिल कर रखे हैं, नाप्टा, साप्टा, सारे के सारे। ठीक है। फंक्शन विजार्ड सम्मेलन, इससे 69वां क्वेश्चन आया था। भारत के भाषा समूह, इनसे 70वां क्वेश्चन आया था। भारत की उत्तर से दक्षिणी सीमा का विस्तार, ये 71वां क्वेश्चन था। 72वां जो क्वेश्चन था वो नदी परिवहन के प्रकार से आया था, जिसमें विलयन, कर्षण, पलवन और लवणीकरण है। 73वां जो क्वेश्चन था वो संचयी बारंबारता या चाप विकर्ण से था। 74वां क्वेश्चन अटलांटिक महासागर के उच्चावत से संबंधित था। 75वां क्वेश्चन जहाज निर्माण उद्योग से संबंधित था। 76वां क्वेश्चन वेबर का सिद्धांत से संबंधित था। 77वां क्वेश्चन भारतीय विदेश नीति, जातिवाद, नस्लवादी गुट निरपेक्षता से था। 78वां क्वेश्चन जल विद्युत परियोजनाओं से संबंधित था। 79वां क्वेश्चन जियोमॉर्फोलॉजी के सिद्धांतों से संबंधित था। 80वां क्वेश्चन लिंगानुपात से संबंधित था। 81वां क्वेश्चन इकोलॉजी से संबंधित था। 82वां क्वेश्चन ड्रेनेज पैटर्न से संबंधित था। 83वां क्वेश्चन हिंद महासागर से आया था। 84वां क्वेश्चन प्रजनन या प्रजनन सूचकांक से संबंधित था। 85वां क्वेश्चन हटलैंड थ्योरी से संबंधित था। 86वां क्वेश्चन लिंगानुपात से संबंधित था। 87वां क्वेश्चन मॉन्टेरी अंतर समुद्री खड्डे से संबंधित था। 88वां क्वेश्चन दशांश के नियम से संबंधित था पोषण स्तर में। 89वां क्वेश्चन था जो पियरे डी अली, हम्बोल्ट, इब्न खल्दून और टोल्मी से था। और 90वां क्वेश्चन था जो ह्यूमन ज्योग्राफी अप्रोच से संबंधित था। तो इस तरीके से 9 जनवरी 2025 को जो ज्योग्राफी के 90 क्वेश्चन थे वो इन 90 टॉपिकों से आए थे। अब आप खुद एक बार सोचो कि इन 90 टॉपिकों में से, इन 90 क्वेश्चनों के टॉपिकों में से कितने ऐसे टॉपिक हैं जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं, जिनको आप बड़े टॉपिक मानते थे। भाई ऑलमोस्ट लगभग इन 90 में से 70 क्वेश्चन ऐसे टॉपिकों से आए हैं जो बिल्कुल छोटे छोटे टॉपिक हैं, जिनको हमने अक्सर पढ़ा ही नहीं है, जिनको हम अक्सर हमेशा इग्नोर करते हैं। भाई इनमें से लगभग 30-40 तो ऐसे टॉपिक हैं जिनको यदि आप गूगल पर सर्च करोगे ना तो गूगल पर भी आपको प्रॉपर वे में नहीं मिलेंगे। और ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि पेपर का पैटर्न, पेपर का लेवल हर बार बदलता जा रहा है। यूजीसी कट ऑफ को मेंटेन रखने का प्रयास करता है, उसकी वजह से वो क्या कर रहा है, पेपर के लेवल को हार्ड करता जा रहा है। दूसरा क्या है कि आप हो सकता है कि ना पढ़ रहे हो, लेकिन जो आपके साथ एग्जाम हॉल में बैठकर एग्जाम देने वाले हैं, जिनका रिजल्ट आपके साथ आने वाला है, वो इन नोट्सों को जबरदस्त तरीके से कहीं रूम में बैठकर पढ़ रहे हैं, वो इन नोट्सों को जबरदस्त तरीके से याद करने का काम कर रहे हैं। आप केवल ये कैलकुलेशन लगा रहे हो कि यार इतना कौन पढ़ेगा, ऐसा थोड़ी ना होता है, अब की बारी आया है, जून में ऐसा पेपर नहीं आएगा, वो टीचर बेस्ट है, वो नोट्स बेस्ट है, वो किताब बेस्ट है। आप केवल ये सोच रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, आप जून वाले एग्जाम के बाद में भी ये सोचोगे और ये रियलिटी है। लेकिन जो आपके साथ हॉल में बैठकर एग्जाम देंगे, जिनका आपके साथ रिजल्ट आएगा ना, वो लोग सीरियसली तरीके से पढ़ना शुरू कर चुके हैं। तो आप यदि चाहते हो जेआरएफ पास करना, तो भाई चाहे जून में जेआरएफ पास करो, चाहे दिसंबर 2025 में जेआरएफ पास करो, जब भी आप जेआरएफ पास करोगे तो उसके लिए आपको खतरनाक तरीके से पढ़ना ही पड़ेगा। यदि आप जून में जेआरएफ पास करना चाहोगे तो हो सकता है कि आपको थोड़ा कम पढ़ना पड़ जाए, क्योंकि दिसंबर में तो फिर थोड़ा और टफ हो जाएगा, फिर जून 2026 में और ज़्यादा टफ हो जाएगा, फिर दिसंबर 2026 में और ज़्यादा टफ हो जाएगा। हर बार क्या होता जाएगा, एग्जाम का लेवल टफ होता जाएगा, हम इन नोट्सों में और कंटेंट ऐड करते जाएंगे। ठीक है, तो ज़्यादा ठीक है, बहुत ज़्यादा चीज़ें पढ़ने की बजाय अभी जून 2025 में मात्र 4 महीने तैयारी करके जेआरएफ पास कर लिया जाए। तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हो, ये मैं विश्वास दिला रहा हूँ। आप यदि हमारे साथ जुड़ोगे ना, लाइफ में कभी ये महसूस नहीं करोगे कि हम एक गलत प्लेटफॉर्म के साथ जुड़े थे।
ठीक है, हमेशा ये प्राउड करोगे कि यार एक सही समय था जब हम एक सही प्लेटफॉर्म के साथ जुड़े, और यहाँ पर जितनी आपको फैसिलिटी प्रोवाइड करवाई जा रही है ना, इतनी कहीं नहीं प्रोवाइड करवाई जाएंगी। भाई मैं कभी कॉल करो, मतलब मैं यहाँ पर इसको लेक्चर के लिए नहीं पढ़ाता, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए नहीं पढ़ाता, केवल ज्योग्राफी जेआरएफ के लिए पढ़ाता हूँ। तो कंपेरेटिव जेआरएफ के एग्जाम को लेकर मेरा ज़्यादा अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, मेरे को पेपर की डिमांड अच्छे तरीके से पता है। कंपेरेटिव मैं अच्छे से समझता हूँ कि किस टॉपिक में कहाँ से क्वेश्चन बनता है, क्योंकि जब हम क्लास लेते हैं तो उस दौरान मैं बहुत सारी बार बताता हूँ कि ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये कम इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जब आप खुद 4-5 साल तक सीरियसली तरीके से किसी एक ही एग्जाम को लेकर पूरे डेडिकेशन के साथ काम करोगे, तो मेरे को ही नहीं, हर किसी को इतना एक्सपीरियंस आ जाता है। बहुत सारे टीचर हैं जो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, स्कूल लेक्चर के लिए पढ़ाते हैं, वो एग्जाम से पहले 100 या 110 इंपॉर्टेंट टॉपिक बताते हैं और उन्हीं से क्वेश्चन बन के आते हैं। एक स्प्रिंग बोर्ड नाम से कोचिंग है जयपुर में, इतना खतरनाक काम करती है, छोटे छोटे नोट्स देती है, एग्जाम से पहले पूरा पूरा पेपर आता है वहां से। भाई वो फ्रॉड नहीं करते, उनको काम करते हुए इतना एक्सपीरियंस हो गया कि उनको पता चल गया कि कैसे क्या होने वाला है। तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हो यदि आप जेआरएफ पास करना चाहते हो। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको देखने के लिए। थैंक्स बाय मेरे प्यारे साथियों।